नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संगीता पाठक और एनजीओ जानकारी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि एनजीओ प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आइए उसी विषय पर बहुत डिटेल्स में बात करते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये बातें आपको बताएंगी, ये बातें आपको सहयोग करेंगी कि किस तरीके से एक प्रपोजल लिखना है और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका प्रपोजल सक्सेसफुल हो, सबमिट हो और आपको फंडिंग भी मिले। मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। फंडिंग्स बहुत सारी है मार्केट में, पैसे देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उनको ये हमारे पर विश्वास होना चाहिए, हमारे कागज को देख के, हमारे प्रपोजल को देख के, और हमारे द्वारा जो पैसा लिया जा रहा है उसका सही उपयोग। जब तक उनको इस बात का विश्वास नहीं होगा तब तक हमें फंड नहीं मिलेगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हमें हमारा प्रपोजल बनाना है। तो ये एक सीरीज मैं आज से शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हमारा प्रपोजल रिजेक्ट होता है। आगे की सीरीज में हम आगे की बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं मैं संगीता पाठक हूँ, आपकी एनजीओ दोस्त, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती हूँ एनजीओ जानकारी के विषय में। इसमें मैं हर तरह की जानकारी आपको एनजीओ से रिलेटेड देती हूँ ताकि आप अपने एनजीओ को बहुत अच्छे तरीके से चला सकें। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला कारण है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अधूरी अधूरा दस्तावेज प्रक्रिया। हमारे दस्तावेज अधूरे होते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। कैसे? जैसे हमने प्रपोजल बना दिया, प्रपोजल भेज दिया, अब उसमें वो मांगते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट एनेक्जर्स में दीजिए। हमें समझ में नहीं आता एनेक्जर क्या होते हैं। तो उसमें कई जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे एनजीओ दर्पण है, पैन कार्ड है, हमारा 12 है, एटीजी, सीएसआर और अदर जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइक ऑडिट रिपोर्ट है या एनुअल रिपोर्ट है, वो हमको प्रॉपरली जो है वो अटैच करके देना होता है हमारे प्रपोजल के साथ, एक साथ लगा के। एनेक्जर मतलब हमारा एक मेन प्रपोजल और उससे लगे हुए सारे डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 6, जो कभी वो पीडीएफ में मांगते हैं या किसी रूप में भी मांगते हैं, जो हमसे कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, तो हम वो अधूरे दस्तावेज भेजते हैं। अब मान लीजिए कि उन्होंने मांगा आपसे कि आप में 12 और एटीजी सर्टिफिकेट लगा, हाँ आपने लगा भी दिया, लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं कि उसकी रिन्यूअल डेट ड्यू थी। इसका मतलब था कि वो आपका दस्तावेज जो है वो एक्सपायर हो गया था। और आज के समय में जो है, आजकल ये लोग क्या करते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं अ, वो डिजिटल लेवल पे सारे चेक करते हैं। मतलब ये सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और सीएसआर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब डिजिटलाइज हो गए हैं। अब आपने अगर प्रपोजल डाला और आपका एक दो डॉक्यूमेंट भी कम है, तो वो देखते हैं इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट रिजेक्ट, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट रिजेक्ट। वो ये नहीं देखते हैं कि आपका क्या है, कैसा है, अच्छा प्रोजेक्ट लिखा है, नहीं लिखा है। तो कहने का मतलब ये कि आधे से ज्यादा प्रपोजल तो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाते हैं, मतलब पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए इन बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस तरीके से जो जो डॉक्यूमेंट जिस फॉर्म में मांगे हैं वो जरूर सबमिट करें ताकि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण है अनक्लियर प्रपोजल। मतलब आपने प्रोजेक्ट लिखा लेकिन वो अनक्लियर है। अनक्लियर मतलब आपने लिखा स्पष्ट जानकारी, सीधे सीधे कैसे? आपने लिखा हम महिला सशक्तिकरण पे काम करना चाहते हैं, ओके ठीक है, क्या करेंगे ये भी लिख दिया आपने, लेकिन कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये जो स्टेप्स होनी चाहिए वो स्टेप्स कई बार हम डालते नहीं। हमने सीधे सीधे एक पैराग्राफ में लिख दिया कि हम जो है वो ग्रामीण एरिया की 100 महिलाओं के लिए हेल्थ कैंप करेंगे, लेकिन वो हेल्थ चेकअप कैंप्स हम कैसे करेंगे, कितनी महिलाओं के लिए करेंगे, ठीक है, उनमें से कितनी महिलाओं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका चेकअप हो जाएगा, आउटकम क्या आएगा। तो ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिकलिटी होती है। आप अगर देखते हैं ना कि इन चीजों का अगर ध्यान नहीं रखा गया, तो नंबर बहुत जरूरी है कि हम कैंप करेंगे, हम 100 महिलाओं का हेल्थ चेकअप कैंप करेंगे। अब हेल्थ भी कोई छोटा विषय नहीं है सर, बहुत बड़ा विषय है। अब हेल्थ में किसी पर्टिकुलर टॉपिक,
हम हेल्थ में महिलाओं को किस तरीके का या पुरुषों को किस तरीके का देंगे, हम कोई बीमारी से संबंधित करेंगे या महिलाओं से संबंधित किसी बीमारी का रहेगा या कोई भी, तो पर्टिकुलर आपको वो चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप। तब वो जाकर आपका जो प्रपोजल है वो स्पष्ट होता है, तब उनको समझ में आता है अच्छा अच्छा ये करना चाहते हैं, इतने लोगों के लिए करेंगे, ऐसे करेंगे, इसका आउटकम ऐसा निकलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब आप एक एक चीज लिखेंगे तब आपका होता है। तो उसमें आपके तीन चार चीजें हैं कि आउटकम भी होना चाहिए और जो है वो ड्यूरेशन भी होना चाहिए कि इतने लोगों के लिए इतने समय में ये करेंगे। तो फिर आपका जो प्रपोजल है वो बिल्कुल क्लियर होता है। आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है, प्रॉपर लिख के दिखाऊंगी। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि हमारे प्रपोजल रिफ्यूज क्यों हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है पारदर्शिता की कमी। पारदर्शिता, अब आपके दिमाग में आएगा पारदर्शिता और क्या है, हमने सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, सब कुछ दिया था, अभी ट्रांसपेरेंसी की क्या जरूरत है। आपके पुराने जितने भी प्रपोजल्स हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी उनको देनी चाहिए। जब आप प्रपोजल लिखते हैं तो अपनी संस्था के बारे में लिखते हैं। जब आप प्रपोजल लिखते हैं तो आपके पुराने एनजीओ के इतिहास के बारे में लिखते हैं। जब आप प्रपोजल लिखते हैं तो आपके रिजल्ट्स के बारे में लिखते हैं। जब आप प्रपोजल लिखते हैं तो आप बताते हैं कि आपका जो है वो ट्रांजैक्शन स्टेटस कितना है, आपका बैंक का टर्नओवर कितना है, ये सब चीजें बताते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है वो सीए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब आपने कुछ चीजें दी या नहीं दी, इन चीजों पे आपको देखना पड़ेगा कि हमने पारदर्शिता की कि नहीं। हमने आपसे तो सब कुछ मांग लिया, लेकिन पहले क्या किया, कैसे किया, कितना मिला नहीं मिला, यूटिलाइज हुआ नहीं हुआ, ये सारी उनको जानकारी नहीं दी। देखिए सब बहुत सिंपल सी चीज है। हम जब किसी बाहर वाले व्यक्ति को या कोई सड़क पे चलते वाले व्यक्ति को 10 रुपए भी देते हैं ना, तो हमारे दिमाग में रहता है कि यार ये वास्तव में चाय पीने के लिए पैसे मांग रहा, तो ये चाय ही पिएगा कि नहीं पिएगा। तो जब हम 10 रुपए को लेकर इतना सोच रहे हैं तो वो व्यक्ति अपनी कमाई का इतना पैसा आपको देने वाला है। तो बिल्कुल वो ये जो है जब तक उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा आपको फंड नहीं मिलेगा। तो चाहे सीएसआर प्रपोजल हो, चाहे गवर्नमेंट प्रपोजल हो, या ये लोग फंडिंग हो, सब लोग अकाउंटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो आप उनका ट्रस्ट अगर थोड़ा सा भी वीक हुआ, अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी भी कहीं ये चीज देखी कि नहीं यार ये कहीं ना कहीं इस चीज को छुपा रहे हैं, इनके मन में चोर है, तो शायद आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ना हो। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी और पारदर्शिता बना के रखनी पड़ेगी। चौथा और महत्वपूर्ण कारण है वीक इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब प्रभाव कम दिखाना। देखिए जब हम कोई भी प्रपोजल लिखते हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने प्रपोजल कैसे लिखा है, लेकिन मैं जो मेरे अनुभव के आधार पर बताती हूँ कि जब हम कोई प्रपोजल लिखते हैं तो हम उसमें बेसलाइन डेटा लेते हैं। मतलब ये इतने लोग हैं इस पर्टिकुलर परेशानी से जूझते हुए, तो इनके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये बेसलाइन डेटा आया। लेट्स से 5,000 लोग पे 5,000 ड्रॉप आउट्स बच्चों को आप एजुकेशन दिलाने के लिए काम करेंगे। ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए फंडिंग तो उन्होंने कहा कि 3,000 लोगों के लिए आप अप्लाई करो। तो आपने अपने जो इम्पैक्ट असेसमेंट में लिखा कि हम 3,000 बच्चों के लिए ग्राउंड लेवल पे ये काम करेंगे, इससे इस तरीके का बदलाव आएगा। तो जब आप इस तरीके की चीजें नहीं लिखते हैं ना, तो फंडर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपने लिख दिया 5,000 बच्चे हम करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई वो स्पष्ट बोल रहा है कि 3,000 लोगों के लिए ही करना है। तो आपको इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा कि इन 3,000 लोगों के लिए हम इस तरीके का काम करेंगे, उससे ये इम्पैक्ट आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो हर हर व्यक्ति का बहुत सिंपल सी चीज है, वो लोग जो है वो जो रिटर्न देखते हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसका रिटर्न क्या है, हमारा इसका इम्पैक्ट क्या निकलेगा। जैसे हमने 10 रुपए दिए तो इसका इम्पैक्ट ये है कि उस व्यक्ति ने चाय पीनी चाहिए, लेकिन उसने उसको चाय नहीं पी। मान लीजिए 10-10 रुपए इकट्ठे करके उसने वो 100 रुपए कहीं और गलत चीज में उड़ा दिए, आपको बुरा लगेगा। तो वही जो है जो पैसा वो दे रहे हैं उसका अगर इम्पैक्ट प्रॉपर आ रहा है और इसका अगर हम प्रॉपर प्रूफ देते हैं कि हमने एक सर्वे किया था
3,000 बच्चों में इस तरीके की परेशानी निकली है, और हम ये जो है इन इस आधार पे हम ये प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर रहे हैं, तो आपके द्वारा जो फंडिंग दी जा रही है उससे इस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। आपका ट्रस्ट बन जाता है और वो आपको फंडिंग दे देते हैं। तो इसलिए आपकी जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए, तो कहीं जाकर वो हमको फंडिंग मिलने की संभावना बनती है। एक बहुत सामान्य बातचीत है जो मेरे देखने में आई है कुछ दिनों में, जो जब से मैं इस सेक्टर में मैंने काम करना शुरू किया, काफी क्लोजली मैंने देखी ये चीजें। और ये हमारे जो प्रपोजल का पांचवा इम्पोर्टेंट कारण है। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रपोजल बनाए किसी भी चीज के लिए, उसको सब में चिपका दिया। लाइक महिला बाल विकास का एक प्रोजेक्ट बनाया, वो इसमें भी लगा दिया, फिर वो सीएसआर में भी लगा दिया, वो गवर्नमेंट फंडिंग में भी बना दिया, फिर किसी ने लो डोनेशन मांगा तो वो उसमें भी लगा दिया। तो जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको सब समझ में आता है कि आप कौन सी चीज कहाँ बार बार चिपका रहे हो, लगा रहे हो। उनके पास 1,000 प्रपोजल्स आते हैं साहब, इतने सारे हजारों में प्रपोजल्स आते हैं। तो सब समझ में आता है कि किसने जेन्युइन प्रपोजल बनाया है, किसने सोच समझ के बनाया है, किसने इम्पैक्ट एनालिसिस करके बनाया है, मेजरेबल बनाया हुआ है, और किसने कॉपी पेस्ट कर दिया है ना। सब जगह एक ही लाइन, हम तो समाज सेवा करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है। तो सबसे पहले आदत छोड़िए कॉपी पेस्ट करने की। हर प्रपोजल जेन्युइन होना चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ, इन सभी चीजों का अगर समावेश होता है तो आपको 100% प्रपोजल्स मिलेंगे। लोग मिल रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे, अरे वो फलानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत, उनके पास बहुत फंडिंग्स है और बहुत जेन्युइन काम करते हैं। यस, एनजीओ में बहुत पैसा है जेन्युइन काम करने के लिए। अगर आप करते हैं, उनको विश्वास होता है, तो खूब पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा जो मेन रीजन है प्रपोजल रिजेक्ट होने का, वो है पुअर प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग। हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो पुअर होता है, हमारी फॉर्मेटिंग गलत होती है। हम प्रपोजल में कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, कहीं टेबल हमारा सही नहीं होता है, कहीं फॉन्ट्स हमारे सही नहीं होते, कहीं प्रॉपर लेआउट्स नहीं है। मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया, जमा कर दिया। अब जिसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है, हम तो बहुत सिंपल सी बात करते हैं, हमारे बच्चे जब हैंडराइटिंग लिखते हैं और वो हमारे पास होमवर्क चेक करने के लिए, हम सिंपल चेक करते हैं और उसकी हैंडराइटिंग सही नहीं होती है, तो हम पहले ही देख के मना कर देते हैं कि पहले ढंग से लिखो। हमारे खुद के बच्चे की हैंडराइटिंग अगर सही नहीं होती तो हम उसकी कॉपी ठीक से चेक भी नहीं करते हैं, हमारा सबसे पहले त्योरियां चली जाती है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग तो सही नहीं है। तो आप ये सोचिए, अगर आपका प्रपोजल फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, अगर उसकी लैंग्वेज प्रेजेंटेबल नहीं है, तो फंडर का इंटरेस्ट 1 मिनट में खत्म हो जाता है। जब इतना बेसिक नहीं आता है तो आगे का तो क्या ही आएगा। चाहे आप अपनी फील्ड में मास्टर हैं, लेकिन अगर ये चीजें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी का कारण बन जाती है। और देखिए, एक व्यक्ति जब करोड़ों की फंडिंग देता है ना, तो वो एक प्रपोजल पे 1,000 टाइम, इतना सारा टाइम नहीं देता है कि मैं इस पे 1 घंटा दूंगा, उस पे 2 घंटा दूंगा। जो व्यक्ति अगर करोड़ों रुपए की फंडिंग दे रहा है तो उसका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो वो ऐसे देखता है, हटाया, देखा और हटाया। जो चीज उसको इम्प्रेसिव लगती है वही देख के वो आगे बढ़ता है। तो आपका जो प्रपोजल है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी हेडिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, फोन्ट्स प्रॉपर होना चाहिए, अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, लेआउट्स बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप कलरफुल या जो कई बार होता है ना कि हम फ्रंट पेज जो है वो लोगों के साथ बहुत प्रॉपर कलर्ड दे देते हैं, तो हमारी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ये सब चीजें जब बहुत प्रेजेंटेबल होती है तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट जगता है। एक बार समझ में आ गया उसको, अगर कलर कॉम्बिनेशन से समझ में आ गया, फिर तो हमने आगे अच्छा प्रपोजल बनाया ही है। तो हमारी फंडिंग फिर कहाँ है, बिल्कुल मिल ही जाएगी। दूसरा, अब इसके अलावा जो एक और एग्जाम महत्वपूर्ण कारण होता है जिसके कारण प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, कम अनुभव। अब कम अनुभव मतलब ये कैसे पता चलता है कि आपको उस काम का अनुभव नहीं है। देखिए सर, मैंने ये बहुत सारी चीजें देखी हैं कि हम जिस प्रपोजल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रपोजल के लिए पहले हमने काम किया है भी नहीं किया है। हम क्या सोचते हैं, अच्छा ये वाला आया, हम तो इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। एजुकेशन के लिए आया, हम तो इसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। हेल्थ के लिए आया, हम तो इसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। हमने प्रपोजल तो बनाया, लगा भी दिया,
साथ ही साथ हमने एनुअल रिपोर्ट भी लगाई है। उस एनुअल वो रिपोर्ट जो है ना, एनुअल रिपोर्ट, वो बताती है कि आपने जिस सेक्टर में आप प्रपोजल अप्लाई कर रहे हो वो आपके पास रिपोर्ट में है भी कि नहीं है। अगर वो चीजें मिसमैच होती हैं या आपको उस चीज का अनुभव नहीं है, और वो आपके प्रपोजल बनाने के बाद जब मीटिंग वगैरह करते हैं तब भी उनको समझ में आ जाती है चीजें। तो फंडर हमेशा देखना चाहता है कि आपने ये काम कब किया है, क्या किया है, कैसे किया है, और ये आपकी एनुअल रिपोर्ट में या डॉक्यूमेंटेशंस में दिखता है, और उसी से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। तो अगर आप उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपका बहुत स्ट्रांग एक्सपीरियंस है, आपने उसमें बहुत जुड़ के काम किया है, अंदर तक घुस के काम किया है उस प्रपोजल के लिए, तो जो है वो आपको निश्चित रूप से जो है वो प्रपोजल प्रोजेक्ट मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसी में, कई नई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं किया और 15-20 लाख रुपए मांग लेती हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपने लाख रुपए तो खर्च नहीं किया, आप 20 लाख रुपए कैसे खर्च करोगे? तो तरीका ये होता है कि आपने, अगर लाख रुपए के आपकी बैलेंस शीट है, तो आप कम से कम 5 लाख तक का अप्लाई करो, है ना? और सस्टेनेबिलिटी दिखाइए अगले 3 साल तक की, कि एक पहले साल में हम 5 करेंगे और अगले 2 साल में 7-10, ऐसा करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगले जो व्यक्ति दे रहा है पैसा, उसको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, इन्होंने पहले एक साल में 1 लाख रुपए खर्च किया है, आगे ये लोग 5 लाख खर्च करेंगे और फिर एक्सपीरियंस के बेस पे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो हम जैसा काम कर रहे हैं, हमारा जितना अनुभव है, उसके आधार पर हम काम करें, ताकि हमारे को प्रपोजल मिल जाए, है ना? एक और काम कर सकते हैं, आप पायलट प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें हमने ये पायलट ग्रुप में ये किया है, अब अगर ये आप हमको दे देते हो तो हम इसको इस तरीके से सस्टेनेबल मोड में आगे इसको हम एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो चीजें हो जाती हैं। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, लेट सबमिशन। हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे प्रपोजल की डेट क्या है। जब आखिरी डेट आती है तब भागते हैं, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। और फिर जल्दी जल्दी में जाके हम प्रपोजल सबमिट करते हैं, ईमेल करते हैं, कई बार पोर्टल चलना बंद हो जाता है, कई बार स्टक हो जाता है, हमने कुरियर कर दिया, कहीं कुरियर पे टाइम से पहुंच नहीं पाया, कुछ भी होता है ऐसा, और जिसकी वजह से हमारा जो है वो प्रपोजल डिले हो जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमारे प्रपोजल जो है वो डिले हो जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि डेडलाइन मतलब डेडलाइन, सीएसआर की डेडलाइन तो बहुत स्ट्रांग होती है, अगर आपने उस डेडलाइन में अगर सबमिट नहीं किया है तो आपका प्रपोजल तो रिजेक्ट हो ही जाता है। और फिर इम्प्रेशन भी गलत पड़ता है। अगर आप सब काम आखिरी में कर रहे हो तो हमारा काम भी आप आखिरी में ही करोगे भाग दौड़ के। तो हमेशा प्रपोजल जब आप लिखते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसी सिचुएशन में काम करें, ताकि आपको प्रपोजल्स मिले। कुछ और चीजें हैं, छोटी छोटी बातें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो मैं अपनी अगली सीरीज में मैं जब इसमें एड ऑन करूंगी तो आपको बताऊंगी कि और कौन सी बातें हैं जिनमें हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमको ये प्रपोजल मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये प्रपोजल रिजेक्शन कोई फेल्योर नहीं है। अगर हम बात करें तो कई हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कई बार फेल हुए हैं और फिर इतनी बड़ी सफलता मिली है उनको कि उसको कोई नाप नहीं पाया। हम हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम आजाद जी को का नाम ले सकते हैं, हम अब्राहम लिंकन का नाम ले सकते हैं। ये ऐसे नाम हैं जो सैकड़ों बार फेल हुए हैं, लेकिन जब वो पास हुए हैं, जब उनको सफलता मिली है, तो आसमान चुमा है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। कहीं ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे प्रपोजल कैंसिल होते हैं। और ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है, आप करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे, आप करते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे। तो यदि हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, तो वो दिन दूर नहीं है जब सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके एनजीओ के पास भी बहुत बड़े प्रपोजल्स रहेंगे, प्रोजेक्ट्स रहेंगे, और आप भी एक अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं संगीता पाठक आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी वीडियो सीरीज है, प्रपोजल रिजेक्ट क्यों होते हैं और ऐसा हम प्रपोजल्स कैसे बनाए जो हमारे प्रपोजल सक्सेसफुल और हमको फंडिंग मिले। तो ये एक नहीं है, ये इसका पहला पार्ट है, इसके आगे वाले पार्ट भी आप देखिएगा।
और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसी और ये भी बताइएगा कि इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो आपको नहीं पता थी। तो मैं संगीता पाठक अभी आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में सैटरडे को आपसे फिर मिलूंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर अच्छा नहीं लगा है तो अच्छा क्यों नहीं लगा ये भी आप मुझे बताइए, क्या चीज़ की कमी थी ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूव कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।